मुंबई के शाहीन बाग के एहतजाजी खवातीन ज़ेर तामीर मोरलैंड रोड के हिस्से को छोड़कर एहतजाज कर रही हैं। बीएमसी की ई वार्ड असिस्टेंट कमिश्नर ने मुजाहरे में शामिल खवातीन और मुंतजमीन को मोरलैंड रोड की तामीर के काम में रुकावट डालने का इल्जाम लगाते हुए 149 का नोटिस जारी किया है। एहतजाजियों ने कमिश्नर से तामीरी काम में रुकावट न डालने का यकीन दिलाते हुए एहतजाज को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। हमारे नुमाइंदे मुहिउद्दीन ने एहतजाजी खवातीन और एहतजाज के मुंतजमीन से बात की। मुंबई शाहीन बाग का एहतजाज जो है वो 17वें दिन में दाखिल हो चुका है और कल इस एहतजाज को जो है वो पूरे 3 हफ्ते का अरसा मुकम्मल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मतलब बड़ी तादाद में ख्वातीन यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोगों पर एफआईआर हुआ था कि मतलब इनको रोड का काम चालू करवाना है और हमारे प्रोटेस्ट की वजह से इन लोगों के काम में रुकावट आ रही है। तो हमारे कुछ लोग गए थे उनसे बात करने के लिए और तब ये कंक्लूजन निकाला हम लोगों ने कि यहाँ साइड के काम करवाने हैं ना रोड के, तो वो अपना काम यहाँ पे चालू रखेंगे और यहाँ पर साइड में हम अपना प्रोटेस्ट जो है वो जारी रखेंगे। उनके काम में हम रुकावट नहीं बनेंगे, इस तरह इनका काम चालू रहेगा। आम आदमी पार्टी जीतने के बावजूद भी जो है वो आपके एहतजाज पे असर नहीं पड़ने वाला है। जो एक बात जो क्लियर हुई है कि जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स जो खेली जा रही है वो जो है वो नैरेटिव अभी काम नहीं कर रहा है। वो एक चीज प्रूव हो चुकी है। सो उससे लोगों को हौसला जरूर मिलेगा कि यहाँ पे पब्लिक सपोर्ट जो है वो बढ़ रहा है। लोग हिंदू मुस्लिम वाले डिवीजन से बाहर आके अभी लोग फोकस कर रहे हैं डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में, सेक्युलरिज्म पे। तो आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी जो है वो बड़ी बहुमत से कामयाब हो चुकी है, बड़ी कामयाबी मिली है, तो क्या उसका असर जो है प्रोटेस्ट पे हो रहा है या होने वाला है या अम्ब्रेला लग गई है? छतरी हमने छिपा के रखी थी पुलिस के डर से, आज हमारी छतरी बाहर आ गई है। नहीं, पूरा देश पे उसका परिणाम हुआ है। ऑन मोस्ट सीरियस नोट पूरे देश में उसका परिणाम हुआ है, क्योंकि जितनी नफरत की राजनीति, गोली की राजनीति बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। केजरीवाल दिल्ली में कामयाब होंगे, उसके बाद जो है वो एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा दिल्ली असेंबली में, उसके बाद एहतजाज को खत्म किया जाएगा। क्या इस बात पे जो है वो अमल हो सकता है आपकी निगाह में, क्योंकि आप पूरे आंदोलन से जुड़े हुए हैं, दिल्ली से, मुंबई से, बेंगलोर से, इसके बारे में क्या ख्याल है? पहले रेजोल्यूशन आना तो दिल्ली में, हमको महाराष्ट्र में जरूरत है। जैसे केरल ने कहा है कि एनपीआर हमारे वहां नहीं होगा, डायरेक्टली सेंसस होगी, वो बात महाराष्ट्र असेंबली में तो आए, महाराष्ट्र के लीडर तो दे, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर एनपीआर हो गया तो उसके बाद एनआरसी तो होना है। तो ये लड़ाई हम लोग बहुत सोच समझ कर, हम लोग महाराष्ट्र की सरकार में टकराव में नहीं है। कल 2:30 बजे यहाँ की महिलाओं की मीटिंग होने वाली है महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के साथ, अनिल देशमुख के साथ। गीतांजलि और हमारी ये अपनी बिंजल वगैरह सब जाने वाली है, हमारी यहाँ से जो महिला साथी है वो सब जाने वाले, ठीक है। तो सीरियस बातें अभी महिला साथी मेरी वहाँ करेगी। एक तो जो पुलिस का दमन है, ये 149 के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और जो राजनीतिक हमारी डिमांड है, वो सब जाके कल बात होने वाली है। कल जो है वो होम मिनिस्टर से मुलाकात है, ये दूसरी मुलाकात होगी होम मिनिस्टर से। अब देखना यह है कि मतलब होम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद जो है वो क्या फैसला हो पाता है और क्या ये एहतजाज जो है वो एक नया मोड़ ले पाता है कि नहीं। कैमरा पर्सन संतोष दिसले के साथ मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। रियासत के दिगर शहरों की तरह बीड़ जिले के परली में भी शाहीन बाग की तर्ज पर सीए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया गया। शहर के नेहरू चौक पर जारी इस एहतजाजी धरने में आए दिन मुख्तलिफ अंदाज में एहतजाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता शब एहतजाजी धरने में मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुल्क के मारूफ शायर व नाजिम अबरार काशिफ की सदारत में मुनक्किदा एक एहतजाजी मुशायरे में शुअरा ने इनकलाबी कलाम पेश किया। अपनी नस्लों के लिए परेशान है। मैं अपने दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर अमरावती के एक चौक पर भी 13 जनवरी से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सीए के खिलाफ धरना दिया जा रहा है। धरने में एहतजाजी हुकूमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए नए नए अंदाज एहतजाजी तौर पर इख्तियार कर रहे हैं। आज इस एहतजाज को 1 माह मुकम्मल हो चुका है। एहतजाजी ने हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शहरी तरमीमी कानून और एनआरसी जैसे मुतनाज़ा कानून को रद्द करने का मुतालबा किया। इस मुल्क से मोहब्बत है, हमारे आबा अजदाद यहाँ रहे हैं और हमारे बहुत यहाँ से सारी निशानियाँ भी हैं। तो इसलिए हम इस बात को लेकर सारे लोग कंधे से कंधे मिलाकर आखिरी सांस तक और आखिरी वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता। ये काला कानून फर्क करने वाला कानून वापस नहीं ले लेती, तब तक हम ये धरना जारी रखेंगे, ये एहतजाज जारी रखेंगे। ये इंसान को इंसान से बांटने वाला कानून है और हमें ये बिल्कुल कबूल नहीं है कि हम हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई में बढ़ जाएं। हम भारतीय हैं और हम भारतीय ही रहना चाहते हैं।
नफरत की सियासत जहां दिलों को तोड़ने, खौफजदा करने और वसवसों में मुब्तला करने पर तुली हुई है, वहीं इस मुल्क में एक दूसरे का दर्द बांटने, जुल्म ज्यादती के खिलाफ आवाज बुलंद करने और मोहब्बत के पैगाम को आम करने वालों की भी कमी नहीं। ऐसा एक हौसला अफजा नजारा औरंगाबाद के शाहीन बाग में देखने को मिला, जहां एहतजाज पर डटी मुस्लिम बहनों की जियाफत गैर मुस्लिम बहनों ने की। औरंगाबाद की खवातीन पिछले 1 महीने से दिल्ली के शाहीन बाग की हिमायत में डटी हुई हैं। गैर मुस्लिम खवातीन का भी यहाँ तांता बंधा हुआ है, लेकिन शहर के रोहिदास समाज ने 2 कदम आगे बढ़कर अपनी मुस्लिम बहनों के लिए जियाफत का इंतजाम किया। दोपहर के वक्त शाहीन बाग में बैठी सैकड़ों खवातीन और तालिबात की पूरी भाजी से जियाफत की गई, वो भी पूरे एहतिमाम के साथ, और इस बात का भी ख्याल रखा गया कि बेपर्दगी न होने पाए। हर जगह पे, हर मंदिर में अन्नदान का इसका कार्यक्रम चलता है, तो वहाँ रोहिदासपुरे में भी ये कार्यक्रम चालू था। तो हमारी ऐसी इच्छा हुई कि हमारी जो माँ बहनें हैं औरंगाबाद में भी, जो शाहीन बाग में बैठी है, उनकी भी हम सेवा कुछ कर सके, इसलिए हम हमारे ओर से पूरी और भाजी का उनको नाश्ता के हिसाब से लेके आए। बहनें छोटे छोटे बच्चे लेके बैठी है शाहीन बाग यहाँ पे आपने क्या किया? पूरी भाजी का वाटप किया हमने यहाँ पे। हाँ। हमारी माँ बहना बैठे ले यहाँ सर्दी में, ठंडी में, इसके लिए हमारे को बहुत तकलीफ महसूस हो रही। सरकार के अंधा है क्या, इसके लिए हम ये सब लेके आए। रोहिदास समाज की बहनों की जियाफत पर मुस्लिम खवातीन ने कुछ इस अंदाज में सताइश की। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, फिर हम नारा लगा रहे हैं कि हम सब एक हैं। आज हमारी इन बहनों ने इस नारे का सबूत दिया है और सही साबित कर दिया है, और उन्होंने इस तकलीफ़ को समझने की कोशिश की है कि यहाँ पर जो आवाज़ उठाई जा रही है वो सिर्फ किसी एक तबके या एक जमात के या एक ग्रोह के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान के लिए है। ये लोगों ने आज हम लोगों के लिए खाना, भाजी पूरी वो लेकर आए। ये सब छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ औरतें बैठी है कई घंटों से, तो इनके लिए इंतज़ाम किया। तो इसके लिए हम लोग बहुत उनके साथ मतलब खुशी का इजहार किए और उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और हम उनको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। क्या ये आपसी इत्तेहाद की अलामत है? हाँ, इंशाल्लाह ये आपसी की निशानी की है, आपसी इत्तेहाद की, और ये इंशाल्लाह बहुत बड़ा इत्तेहाद बनेगा। 7 जनवरी को जब औरंगाबाद के चंद गयूर नौजवानों ने दिल्ली के शाहीन बाग की हिमायत में जंजीरी हड़ताल शुरू की थी, उस वक्त किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि ये एहतजाज एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर लेगा। पहले दिन से ही बापर्दा खवातीन और तालिबात ने अपने भाइयों की आवाज पर लबैक कहा। औरंगाबाद का शाहीन बाग अब आपसी इत्तेहाद की अलामत बनकर उभरा है। औरंगाबाद के शाहीन बाग में रोहिदास समाज की तरफ से पूरी और भाजी तकसीम की गई। ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक बेहतरीन मिसाल कही जा सकती है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। मारूफ कानूनदा एडवोकेट जफरिया जिलानी से न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदा ज़मीर अहमद खान ने CA, NRC, NPR से मुताल्लिक़ खुसूसी बातचीत की। इस बातचीत में जफरिया जिलानी ने इस मसले की कानूनी हैसियत पर रोशनी डाली। इन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट अगर हुकूमत के हक में फैसला देता है तो क्या यह एहतजाज यहीं खत्म हो जाएगा या फिर पार्लियामेंट के जरिए इस कानून को मनसूख करवाने के लिए तहरीक आगे बढ़ाई जा सकती है या नहीं। तो शहरियत तरमीमी क़ानून को लेकर जो पूरे मुल्क में एहतजाज किया जा रहा है, इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग प्रोग्राम हो रहे हैं। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जो कन्वीनर है और मारूफ कानूनदा एडवोकेट जफरिया जिलानी साहब आज हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनको इस मसले के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करते हैं। जफर साहब, ये जो शहरियत तरमीमी क़ानून का जो मसला चल रहा है, अब एक तहरीक बड़ी मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर गई है और हुकूमत भी अपनी जगह पर हमको अटल लगती है, तो आप किस सतह पर इस मूवमेंट को देख रहे हैं? देखिए, ये तहरीक अवामी तहरीक है। ये हुकूमत कोशिश कर रही है इसको प्रोजेक्ट करने की मुसलमानों की तहरीक, जबकि ये मुसलमानों की तहरीक कतई नहीं है। इसकी शुरुआत ही आसाम के हिंदुओं से हुई है और आज भी आसाम के हिंदू जितनी इसकी मुखालफत कर रहे हैं उतनी पूरे मुल्क में कहीं और नहीं हो रही है। ये तो मुसलमान बड़ी तादाद में नज़र आते हैं, चूँकि बुर्का पोश ख़वातीन नज़र आती हैं, इसलिए वो समझते हैं मुसलमानों की। और ये इत्तेफाक है कि इसमें ख़वातीन ने लीड लिया है, उसमें मुस्लिम ख़वातीन और हिंदू ख़वातीन सब शामिल हैं। तो इसलिए ये तहरीक जो है वो हुकूमत की जो धांधली है और हठधर्मी है
और उसका झूठ पर मबनी जो प्रोपेगेंडा है उसके ख़िलाफ़ है। हमारी इसमें कोशिश यही है कि जो हिंदू अवाम में हुकूमत ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि उनको कोई ख़तरा नहीं है, ये इसको हम ज़ाहिर करें और ये उन्हें बताएं कि हमसे ज़्यादा उनको नुकसान होने वाला है, जैसे आसाम में हुआ। एक तरफ जफर साहब इस पूरे मसले को लेकर अवामी लड़ाई लड़ी जा रही है, दूसरी तरफ कानूनी महाज पर भी इसका मुकाबला हो रहा है और अभी कुछ दिनों बाद इसकी फिर पेशी होगी। आप कानूनी पहलुओं पर अगर बात करें तो आपको क्या लगता है किस हद तक टिकेगा? देखिए, कानूनी पहलू बहुत मजबूत हमारे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया ट्रेंड चला आ रहा है, बाबरी मस्जिद का फैसला हो या कश्मीर में जो अभी फैसला हुआ है कश्मीर के ताल्लुक से वो फैसला हो, या और जो मसले जा रहे हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह के फैसले आ रहे हैं उनसे ये हमारे अंदर भरोसा अब कम हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें वो तरीका अख्तियार करेगा जो उसकी माजी के फैसलों में रहा है। इसलिए हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं। और अवामी लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मातहत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने चाहे वो कह देगी या कॉन्स्टिट्यूशनल है, तब भी अवामी लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि अवामी लड़ाई तो होती है पार्लियामेंट को तय करने की। और ऐसा माजी में हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब ये कानून दस्तूरी है, ये कानून संवैधानिक है, फिर भी वो कानून पार्लियामेंट ने रिपील किया। टाटा के बारे में हुआ, कोटा के बारे में हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक्ट जो 1965 में अमेंड किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये कानूनी है। और फिर तहरीक चली और 1981 में उसी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने उस एक्ट को तरमीम किया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अखिलती किरदार बहाल किया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। तो इसलिए अवामी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं होती है। ये अलग बात है कि बाबरी मस्जिद जैसे मसले पर, चूँकि एक वाक़याती लड़ाई थी और मुसलमानों ने तय कर रखा था कि वो बाबरी मस्जिद में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा उसे मानेंगे, तो वो उसको मान रहे हैं। लेकिन इन मामलात में ना कहीं कोई ऐसा फैसला है मुसलमानों का या किसी मुल्क के लोगों का, और ना इसकी कोई ज़रूरत है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ज़फ़रियाब जिलानी साहब ने शहरियत तरमीमी क़ानून को लेकर जो एहतजाज हो रहा है उसके मुख्तलिफ पहलुओं से हमसे बात की और इस मसले पर अपनी वाज़ेह तौर पर अपनी राय का इजहार किया। मैं ज़मीर अहमद ख़ान, न्यूज़ 18 उर्दू, धर्माबाद, नांदेड़। कर्नाटक में वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की के लिए वक्फ बोर्ड ने रियासती हुकूमत को मेमोरेंडम पेश किया। कल बजट की तैयारियों के सिलसिले में वज़ीर आला येदियुरप्पा ने रियासत के मुस्लिम नुमाइंदों के साथ मीटिंग की। इस अहम मीटिंग में कर्नाटक वक्फ बोर्ड के सदर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने मुतालबात की फहरिस्त वज़ीर आला को सौंपी। वक्फ बोर्ड के सालाना ग्रांट को 125 करोड़ से बढ़ाकर 198 करोड़ रुपए करने की मांग की गई है। इसके अलावा 85 करोड़ रुपए खुसूसी ग्रांट फराहम करने, हाउसिंग स्कीम में 75 करोड़ फराहम करने की रियासती वक्फ बोर्ड ने वज़ीर आला से दरखास्त की है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला येदियुरप्पा अगले माह की 5 तारीख को रियासत का सालाना बजट पेश करने वाले हैं। देखो, हमारे डिमांड्स यह हैं, जो गुजरा हुआ साल को 125 करोड़ रुपए एनुअल ग्रांट दिए थे, इस बार मैंने 198 करोड़ रुपए पूछा हूँ। उसके अंदर मौजूदा और इमामों के लिए भी 50-55 करोड़ और बचत मेंटेनेंस ग्रांट वगैरह वगैरह प्रोटेक्शन के लिए और बहुत से दूसरे स्कीम भी पूछ चुका हूँ मैंने। भाई एनुअल ग्रांट्स तो पूछा हूँ 198 करोड़ 20 लाख और स्पेशल ग्रांट्स मैंने पूछा हूँ 85 करोड़। उसके साथ साथ 70.5 करोड़ रुपए हाउसिंग स्कीम में पूछा हूँ। जिस जगह के ऊपर जो दरगाह है, इस जगह के ऊपर जो हमारे मुस्लिम फैमिलीज बसे हुए हैं, उनको अच्छे तरीके से घर बना देने के लिए वो 70.5 करोड़ रुपए। कर्नाटक के रायचूर में जिला वक्फ मुशावरती कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मुख्तार अहमद और जिला वक्फ ऑफिसर सैयद उमैर अहमद ने साल 2019 और 20 में जारी करदा वक्फ फंड का सिर्फ वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी से अपील की और वक्फ जिम्मेदारों से अपील की। वक्फ ऑफिसर सैयद उमैर ने बताया कि रायचूर जिला में औक़ाफ़ में दर्ज रजिस्टर मसाजिद, दरगाहों, कब्रिस्तानों और आशुर खानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमे औक़ाफ़ की जानिब से साल 2019 के लिए 2 करोड़ 82 लाख और साल 2020 के लिए 33 लाख रुपए जारी हुए हैं।
दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नतायज आने के बाद गुलबर्गा के शाहीन बाग में भी काफी मसरत देखी गई। ताहम गुलबर्गा की खवातीन शाहीन बाग के फलसफे को इंतखाबी नतायज से जोड़ने से इनकार कर रही हैं। गुलबर्गा के शाहीन बाग की खवातीन का कहना है कि उनके बैठने का असल मकसद मुल्क के आइन को बचाना है, मुल्क के सेकुलर किरदार को बचाना है। इन खवातीन से बात की हमारे नुमाइंदे जवाद मीर ने। आप इस गुलबर्गा के शाहीन बाग से क्या मैसेज देना चाह रही हैं? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। शाहीन बाग अलग है, दिल्ली सरकार अलग है। दिल्ली का कल जो आम आदमी पार्टी जीती है वो इस बात का सबूत है कि शाहीन बाग का और किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का कोई लिंक नहीं है। ये एक अवाम है, अपने हक के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए शाहीन बाग क्या है, ऑर्गेनाइज किए सो है। ये शाहीन बाग एक गुलबर्गा ही नहीं है। आज हम हिंदुस्तान के कोने कोने में आज शाहीन बाग देख रहे हैं। हम जो इतने दिन से बैठ रहे उठ रहे, हमको तकलीफ है, हम गरीब है, हम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, तो ये काई को निकाले। ये अब पहले था क्या मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, नहीं हमको बहुत बड़ी तकलीफ है। हमारे बच्चों के नाम सही नहीं, हमारा सही नहीं, हम पैदा हुए यहाँ है यहाँ, फिर हमको तकलीफ हम क्यों दे रहे आप लोग? खैर तक बस है हमको लागू, ये कई का एनआरसी को जानते हम क्या, वो क्या 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 लागू है जानते क्या हम? दिल्ली की जनता ने टोटली रिजेक्ट कर दिया है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, शाहीन बाग, पाकिस्तान या गोली मारो, और जो है जिस तरह से ये डिविजिव पॉलिटिक्स थी उसे टोटली उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। शाहीन बाग की जो शाहीनें हैं, जो औरतें हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बहनें शामिल हैं। तो वो लोग क्या कर रहे थे, प्रधानमंत्री के कहे ये चाह रहे थे, हाँ, प्रधानमंत्री आए, उनसे बात करें, उन्हें आश्वासन दें, उन्हें इस बात की गारंटी दें कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, ये कानून वापस लिया जाएगा। हमारे साथ एक मशहूर डॉक्टर सीमा देशपांडे हैं। अच्छा मैडम, आप आज के इस शाहीन बाग को किस तरह देख रहे हैं? कल ही दिल्ली के रिजल्ट्स आए हैं, तो शाहीन बाग का जो है दिल्ली के रिजल्ट में काफी अहम रोल रहा है, तो उसको आज क्या सोच है उसकी? सर, दिल्ली इलेक्शन में शाहीन बाग का क्या रोल रहा है, इसका जवाब शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स ने खुद दिया है। कल उन्होंने रिजल्ट के दिन एक साइलेंट प्रोटेस्ट रखा था, वो किसी से कुछ बात भी नहीं किया, और वहाँ पर कोई ये भी नहीं हुआ, परफॉर्मेंस या स्पीचेस भी नहीं हुई। वो लोग सिर्फ ये प्लेकार्ड्स लेके खड़े थे कि हम सीएए या एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ हैं और हम किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे। सो शाहीन बाग मुल्क में जहाँ भी हो रहा है, किसी भी पार्टी के सपोर्ट ये में या अगेंस्ट नहीं है, ये सीएए, एनआरसी और एनपीआर के अगेंस्ट है। ये मुल्क की हिफाजत के लिए है, सेक्युलर फैब्रिक जो है इंडिया का, अपने मुल्क का, उसे बचाने के लिए है। कन्नड़ा तंजीमों ने कल कर्नाटक बंद की कॉल दी है। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में कन्नड़गाज के लिए जॉब रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए रियासती बंद की कॉल दी गई है। कन्नड़ा तंजीमों की कुल जमाती नुमाइंदा तंजीम कर्नाटका संगठन गला और कटा ने ये बंद की कॉल दी है। ताहम इस बंद की कॉल से आम जिंदगी के मुतासिर होने का इम्कान कम ही नजर आ रहा है। कन्नड़ा तंजीमों ने सरोजनी माहिशी रिपोर्ट की रोशनी में जॉब रिजर्वेशन का मुतालबा किया। कई एक तंजीमों ने इस बंद की कॉल की तायद का भी ऐलान किया है। बेंगलुरु में मुमताज शायर अब्दुल मतीन ज़ियाई बनारसी की याद में ताज़ियती मुशायरा मुनक्किद हुआ। उर्दू सोसाइटी बेंगलुरु के तहत हुए इस मुशायरे में मकामी शोरा के अलावा बेंगलुरु में मुक़ीम बनारसी शोरा ने अपना कलाम पेश किया। इस मुशायरे की सदारत मध्य प्रदेश के मारूफ शायर सलीम अंसारी ने की, जबकि निज़ामत मोहम्मद असलम ने अंजाम दी। बुजुर्ग शायर अब्दुल मतीन ज़िया बनारसी का हाल ही में बनारस में इंतकाल हुआ है। आपके फर्जंद और शायर गुफरान अमजद बेंगलुरु में मुक़ीम हैं। अब्दुल मतीन ज़िया बनारसी बेंगलुरु के मुशायरों और अदबी नशिस्तों में भी हिस्सा लिया करते थे। इस ताज़ियती इजलास में कई मुमताज़ शुरा ने हिस्सा लिया और अपना कलाम पेश करते हुए दादो तहसीन हासिल की। अमीरे शहर गरीबों का साथ क्या देगा, और हलाल जो न कमाए ज़कात क्या देगा। बेकार ही उम्मीद को उलझाए हुए हैं, इस राह की वुसअत से जो घबराए हुए। जब तक इश्क का सौदा रहेगा, दश्त में हंगामे लैला रहेगा। बढ़ने लगा है जुल्म हमारे ज़माने में है खुदा, पत्थर दिलों पे आए थे उल्फत। कि जमीन ओढ़ के सो जाऊंगा कभी मैं भी, जमीन ओढ़ के सो जाऊंगा कभी मैं भी, मैं थक चुका मुझे आराम की जरूरत। बांग्लादेश, अफगानी न पाकिस्तान वाले हैं, यहीं पैदा हुए हैं और हिंदुस्तान वाले हैं। निकले थे अश्क चश्म से पर मौकाए खुशी, ये तारे सिर्फ रंज की बंदिश में कब रहे।
दर्दमंदों के गमखारों के बीच हूँ अजल से ही सियाहकारों के बीच हूँ अजल से ही सियाहकारों के बीच खत्ल किस्तों में हुआ तब तब मेरा कभी शीरी नजर आई कभी लैला नजर आई बताऊं क्या कि मेरी जिंदगी क्या कर रहा है। हाकिम वक्त की हो फिक्र शरर बात तो फिर शहर पुरअमन मियाँ शहर शरर बनता है और कोई पैदा नहीं होता मियाँ उस्ताद ज़मन। सुनता हूँ को तो जल है वो दरियाए होश में डूबा है जितना उतना उभर जाना चाहिए। इसलिए याद आ गई उनकी मुझको तूफान से ऑटो ड्राइवर मुसाफिरों से खुश अखलाकी के साथ पेश आए। कई ऑटो ड्राइवर ऐसे हैं जिन्होंने ईमानदारी की मिसालें कायम की हैं। बेंगलुरु सेंट्रल के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वली बादशाह ने बात कही। ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन ने पुलिस अफसर वली बादशाह और डॉक्टर रेहान बेग को उनकी खदमात का एतराफ़ करते हुए तहनीत पेश की। समाजी कारकुन सूफी वली बादशाह के हाथों इन दो शख्सियात को टीपू सुल्तान एकता अवार्ड से नवाजा गया। जहाँ बुलाते हैं वहाँ नहीं जाते और अक्सर मीटर डालते ही नहीं और फिर ज़्यादा पैसे डिमांड करते हैं। ये अक्सर कंप्लेंट्स हैं। अब सोसाइटी में तो ये चीज़ें होते रहते हैं, बट जितना चाहे ये जो ट्रस्ट जो काम कर रहा है और हमारी पुलिस भी इसका साथ दे रही है, जितना चाहे उनको अवेयरनेस लेके आना है। उनको बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टेंसेस भी हमें आ रहे हैं कि वफ़ादार ऑटो ड्राइवर्स हैं जिन्होंने कितने वैल्यूबल्स लेके जाके वापस कमिश्नर को सौंपा है। तकरीबन 15 साल से ये बेड़ा उठा के हैं ड्राइवरों को कुछ ना कुछ करना, सही रास्ते पे लाना, उनके बच्चों को अच्छी तालीम होना, उनको मेडिकल होना। इसलिए हमारा एक टारगेट क्या है बोले तो ये लोगों के पीछे कुछ खिदमत करना। कितने ऑटो ड्राइवर्स? अब यहाँ तकरीबन 3 लाख ऑटो ड्राइवर हैं बेंगलुरु में। 1,30,000 पैसेंजर गाड़ी के ऑटो ड्राइवर हैं, लगेज गाड़ी के छोड़ के। जो गुड्स गाड़ी बनती है ना, वो भी ड्राइवरी हमारे। गुलबर्गा इंजीनियर्स फोरम के नाम से गुलबर्गा में एक तंजीम तश्कील दी गई है। जिम्मेदारान के मुताबिक इंजीनियरिंग में ज़ेर तालीम तलबा, पास आउट तलबा की रहनुमाई करना इसका असल मकसद है। साथ ही सरकारी मुलाजिमतों में बसर खिदमत इंजीनियर्स के मसाइल के हल की कोशिश करना भी उनके एजेंडे में शामिल है। आप देखें रिपोर्ट और मुझे दें इजाज़त। आदा गुलबर्गा शहर में कम से कम 5 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जिनमें से 2 अक़लियती किरदार रखते हैं। इस मुनासबत से गुलबर्गा में हर 2 घरों के दरमियान कम से कम 1 इंजीनियर मौजूद है, लेकिन हज़ारों इंजीनियर्स होने के बावजूद बेरोजगार हैं या फिर जद्दोजहद से दो चार हैं। कुछ सीनियर इंजीनियर ने इस सूरत हाल को बदलने के लिए गुलबर्गा इंजीनियर्स फोरम तश्कील दिया है। इस फोरम में बरसरे खिदमत सरकारी इंजीनियर्स, रिटायर्ड इंजीनियर्स के अलावा प्राइवेट तौर पर काम करने वाले इंजीनियरों को भी शामिल किया गया है। IES, KES इसका रुझान हमारे बच्चों में बहुत कम है। उस रुझान को हम अवेयरनेस लाना चाहते हैं हमारे नए बच्चों में। और दूसरा ये है कि जो रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं उनको हम यूटिलाइज करना चाहते हैं हम इस फोरम में। आज के बच्चों को कंपटीशन बहुत है, जब तक कि अपने फील्ड में वो परफेक्ट नहीं है जॉब नहीं मिलता। तो उनको आज के बच्चों को परफेक्ट बनाने के लिए हम ये फोरम का बेसिक फाउंडेशन है। फोरम की तश्कील के लिए तलब किए गए इजलास में जिम्मेदारान के रूबरू कई एक मशवरे भी दिए गए। मुकर्रिन ने इंजीनियरों को मुल्क व बैरून मुल्क मुलाजमत के अलावा एंटरप्रेन्योरशिप की जानिब तवज्जो मबजूल कराई। ऑनलाइन जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट के,
वो सारे उसका डिस्प्ले कर रहे हैं, वो आकर उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और मज़ीद गाइडेंस की ज़रूरत हो तो वो भी इसके जो मेंबर्स हैं वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। मैं जो PRED का एक जूनियर हूँ, हम तकरीबन 200 करोड़ का काम करते हैं साल में। PWD हमसे ज़्यादा 300 से 350 करोड़ का काम करती है। अगर उसके लिए एक कंसल्टेंट 1% भी काम करता है तो सोचिए कितना पैसा है। जिम्मेदारान के मुताबिक फोरम के तहत प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्सेज की तरबियत, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स का भी एहतमाम किया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक